चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी के हम बोर्ड के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला है नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल। तो आप इसमें कोल लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं, डीजल लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज होनी चाहिए एक अच्छे फ्यूल में? एक तो कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो इनको बर्न करने के बाद। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इनको आसानी से इधर से उधर ले जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके और आराम से अवेलेबल होने चाहिए। और इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इनको गर्म करने की या इनसे हीट या एनर्जी निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। मेंशन द पर्पस ऑफ ब्लैकनिंग द इंटीरियर ऑफ सोलर कुकर। अब आगे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें यह है कि अंदर की लाइनिंग कुकर की और बाहर की लाइनिंग, ये बाहर की दोनों ब्लैक होती है, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो सोलर कुकर है, कोई भी आप चीज देखें, अगर आप गर्मी का दिन है और काला शर्ट पहन के निकल जाएं और व्हाइट शर्ट पहन के निकल जाएं, दोनों में आप देखेंगे काले शर्ट में आपको पसीना आने लगेगा, लेकिन व्हाइट शर्ट में थोड़ा कम आएगा, और कॉटन हो तो बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। तो जो ब्लैक है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली हीट कहां से आती है? हीट तो इंफ्रारेड रेज होती है जो सनलाइट में होती है, वही एब्जॉर्ब की जाती है। तो अगर इसको ब्लैक और इसको ब्लैक कर देंगे, बाहर और अंदर को, तो ज्यादा हीट रेडिएशन जो इंसिडेंट सोलर एनर्जी, कम से कम 98% आप उसकी हीट एनर्जी कैच कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट या लाइट सरफेस कलर करेंगे तो फिर उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों है कि टिहरी डैम का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो लोगों ने, जैसे टिहरी डैम गंगा जी पर और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो नर्मदा नदी पर, इस पे लोगों ने इसको अपोज किया। और आपको 3 डिसएडवांटेज बताने हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस की जाती है डैम बना के, या फिर ये और वार में है, इन तीनों में से एक का उत्तर देना था जब बोर्ड में आया था ये। तो 3 तरीके बताने हैं जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है डैम का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो गलत तरीके से एडवर्सली इफेक्ट करता है जो वहां का एनवायरमेंट है उस जगह का, उसको ये इफेक्ट करता है एडवर्सली, यानी कि बुरी तरीके से जो उसका इफेक्ट होता है। तो पहली चीज तो इन सभी का आंसर यही होगा कि अगर आपको डैम बनाना है तो आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए। डैम बहुत, आपने कहीं भी डैम अगर किसी ने भी देखा तो देखा होगा कि कितनी बड़ी जगह चाहिए उसके लिए। और इससे क्या होता है कि डैम बनाने पर पानी जमा होगा, पानी फिर छोड़ा जाएगा, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोग रहते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि उनको विस्थापित करना पड़ेगा। और जो उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम वहां था, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो खत्म होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली पानी में दब जाएगा, पानी के नीचे आ जाएगा। फिर जो वेजिटेशन है, देखिए कि ये जगह थी फली फूली थी, है ना, यहां पर पानी आ गया तो पानी इसके ऊपर आ गया। अब ये जो है एक्वेटिक प्लांट्स तो है नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स तो है नहीं, ये जाएंगे मरेंगे। अब ये जब मर जाएंगे तो ये रॉट मतलब सड़ेंगे, जब ये मर जाएंगे तो सड़ेंगे एनारोबिक कंडीशंस में। और इससे क्या होगा कि मीथेन गैस जैसी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस लिबरेट होगी, जो कि नुकसानदेह है। तो ये सब इसलिए लोग अपोज कर रहे थे, यही डिसएडवांटेज है। रीना के फादर काम करते हैं कंपनी में जो डैम बनाती है। तो एक बार क्या हुआ कि रीना के फादर उसको ले गए, रीना को, जहां पर डैम बन रहा था। अब रीना ने वहां देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, स्लोगन, यानी कि अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग स्लोगन होते हैं कि ये मत बनाओ, इसको रोको, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। अब वो रीना गई उनके पास, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने उनसे उनके प्रॉब्लम के बारे में जाना, और उन्होंने कहा, फादर अपने पिता के पास गए, रीना रीना अपने पिता के पास गई और बताया ये सब चीज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रीना ने, उन्होंने कहा कि देखिए यहां आप स्लोगन करेंगे, बैठेंगे, इससे अच्छा आप अथॉरिटी से बात करिए और एमिकेबल सॉल्यूशन, यानी कि दोनों ही पार्टी को जो सूट करे ऐसे सॉल्यूशन पे आइए, ऐसा इसका समाधान किया जाए। डिस्कशन सक्सेसफुल हो गया। रीना के फादर बड़े प्राउड हो गए, उनका, वो बहुत खुश हुए अपने रीना के, यानी अपनी डॉटर के इस एफर्ट से। अब इसका आपको क्वेश्चन आंसर देना है कि व्हाई वाज रीना's फादर प्राउड ऑफ हिज डॉटर। रीना के फादर, रीना के पिताजी को
इतना गर्व क्यों हुआ? पहली चीज तो ये है कि रीना ने उनको डैम बनाने के एडवांटेजेस बताए, यानी कि जो अच्छाइयां हैं उसकी बताई, और उन्होंने कहा कि एक सोल्यूशन इसका हो सकता है अथॉरिटी के साथ। तो एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट था या कोई दिक्कत थी दोनों पार्टीज में, जिसका पीसफुल रेजोल्यूशन इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब आप धरना वरना देते हैं, बहुत दिन बैठते हैं, तो पुलिस आती है, डंडे वंडे चलाती है, नुकसान होता है इसमें, आम पब्लिक का नुकसान होता है। लेकिन रीना ने उनसे बात करके उनको जो गाइड किया, जिससे सोल्यूशन हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसके लिए रीना के फादर को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने ये करके दिखाया। वाई वॉज ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ डैम? अब वो लोग जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे डैम बनने का, बांध बनने का, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि डैम बनना, बांध बनने से कुछ डिसएडवांटेज है। पहली चीज तो ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, वो बहुत सारी चली जाएगी। साथ में जो लोग रहते हैं आसपास, उनका क्या होगा? वो उनको कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिर जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां की बायोस्फीयर है, वो जो नॉर्मली बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो खत्म होगा, वो सब पानी के अंदर दब जाएगा। और उसके बाद जो चीज दब जाएगी पानी के अंदर, वो खराब होगी, सड़ेगी, और उससे गैस वैस निकलेंगी, मीथेन गैस वगैरह, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो बहुत सारी नुकसान थे, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। Rina's contribution to the peaceful resolution of conflict proved to be boon for many citizens of the country. अब रीना ने जो अपना योगदान दिया इस दिक्कत को सॉल्व करने में, वो काफी सिटीजन्स के लिए एक तरीके से एक आगे बढ़ने का या एम्पावरमेंट का स्रोत बना। कैसे? देखिए, जो सिटीजन है वो, क्योंकि डैम जब बनाते हैं, जब हम बांध बनाते हैं, तो वो पानी को रोकता है। तो अगर कोई बाढ़ आ रही है, कोई बहुत तेज पानी आ रहा है, या कहीं बरसात हुई तो पानी की मात्रा बढ़ गई, तो डैम क्या करते हैं, इस तरीके से बना होता है, तो पानी को यहां रोक देता है। तो जो पानी बहुत तेज मात्रा में इधर बहता और लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती, तो यहां रुक जाता, फिर धीरे 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 डैम पानी छोड़ता। तो इससे एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि पानी यहां पर है, तो इसको हम नहरों के जरिए इरिगेशन के लिए भेज सकते हैं। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और पूरे साल, समर भी हो यानी कि गर्मी का सीजन भी हो, तो भी पानी अवेलेबल होगा। और फिर उसके बाद एक और फायदा यह है कि यहां से पानी नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा, यहाँ टर्बाइंस होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फ्री, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, नुकसान तो एक बार के लिए हो रहा है, लेकिन फायदे भी है। बायोगैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है। आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को 2 रीजन देके, और आपको बायोगैस के में जो जो चीजें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो भी बताना है परसेंटेज वाइज। तो देखिए, पहली चीज तो ये है, बायोगैस बगैर धुएं के जलती है। उसके बाद जब बायोगैस जल जाती है, बायोगैस बर्न हो जाती है, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। जैसे लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी, उसके बाद ऐश बच जाएगी, रेसिड्यू नहीं बचता। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी खासी है, यानी कि जब ये जलती है तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो काफी अच्छी निकलती है, जो यूज हो सकती है, जो यूज होती है। और बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि बायोगैस को बनाने के लिए जो डाइजेस्टर में चीजें डाली गई हैं, वो कितनी डाली गई है। जो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्टर में डाला गया है, और जो एडवांस वाटर, जो वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेस अप्लाई हुआ है इसको वेस्ट को ट्रीटमेंट में, तो वो कैसा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी एक टिपिकल कॉम्पोजिशन बायोगैस का कुछ इस तरीके से है। मीथेन करीब 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड करीबन 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से लेकर 10%, हाइड्रोजन 0 से लेकर 1%, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 0 से 3%। तो ये आपका CH4 हो गया, ये आपका CO2 हो गया, ये N हो गया, ये H2 हो गया, और ये आपका H2S हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। टाइडल एनर्जी बतानी है आपको। देखिए, मून के पुल के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारे समुद्र में लाटाएं आती है। लाटाएं यानी कि वेव्स आती है, कभी बड़ी कभी छोटी, है ना। अब जो बड़ी छोटी आती है तो उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी, जो पानी, ओशन वाटर यानी कि समुद्र का जो पानी है, हाई और लो टाइड के समय जो सर्ज आता है, यानी कि सी लेवल में जो डिफरेंस आता है, उसके कारण पानी जो बहता है बहुत तेजी से और पीछे की तरफ खींचता है। तो हाई और लो टाइड, ये ग्रेविटेशनल पुल यानी जो गुरुत्वाकर्षण है मून के कारण, उसके कारण होता है। और इससे क्या होता है, पानी का जबरदस्त मूवमेंट होता है।
इसे टाइडल, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, उसमें एनर्जी आ गई और उस एनर्जी को, वो एनर्जी दिखती भी है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है, तो उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, टाइड्स के कारण। टाइड मतलब लाटाएं या वेव्स। अब आपको बताना है कैसे ये टाइडल एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक लिमिटेशन भी बतानी है। देखिए टाइडल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जा सकता है। जो शोर है, माने यानी कि जहां समुद्र की लटाएं आती हैं, उस जगह पे डैम बना दिया जाए। हाई टाइड के समय वाटर, पानी जो है वो डैम के अंदर जाएगा, लो टाइड के समय वो पानी पीछे की तरफ खींचेगा, और ये जो आना और जाना वाला पानी है, ये टरबाइन को घुमाएगा, रोटेट करेगा, राइट, जो आपने डैम के ओपनिंग में लगा दिया, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब लिमिटेशन टाइडल एनर्जी की ये है कि अगर टाइडल एनर्जी को आपको हार्नेस करना है, तो उस जगह पे जो टाइडल एनर्जी है, यानी कि जो लाटाएं आ रही है, जो वेव्स आ रही है, वो उतनी तेज होनी चाहिए जिससे कि टरबाइन घूम सके। दूसरा यह है कि टाइडल एनर्जी केवल शोर्स पे बन सकती है, वो केवल शोर पे उसकी एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है, और बाकी जगह मुश्किल होगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन यानी जो रख रखाव है या बनाना, वो भी बड़ा महंगा होता है। न्यूक्लियर फिशन बताना आपको क्या होता है और क्या स्टेप्स, क्या जरिए हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो जब दो पार्टिकल मिलते हैं तो फ्यूजन होता है, लेकिन जब एक पार्टिकल को बॉम्बार्डमेंट किया जाए न्यूट्रॉन से, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, ये दो भाग में डिवाइड हो जाए, इसे हम फिशन कहते हैं। जुड़ने को फ्यूजन, टूटने को फिशन। तो जब तरीका है, प्रोसेस है, जिसमें बड़ा न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, थ्योरियम हो सकता है, ये दोनों बराबर के फ्रेगमेंट में टूटता है जब एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन से टकराया जाए इसको। तो इससे क्या होता है, जब ये टूटता है तो बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है, इसी को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, करंट कैसे जनरेट होगा। पहली चीज तो जो फ्यूल रॉड है, जिसमें यूरेनियम के छोटे छोटे पैलेट्स होंगे, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर चैम्बर में रखा जाता है। अब इसको जो न्यूट्रॉन है, जैसे हमने साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ा था, उसके थ्रू न्यूट्रॉन को इस पे बॉम्बार्ड किया जाता है। इस रॉड पे एक फिशन चेन रिएक्शन शुरू होता है और एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कंट्रोल स्टेट में होता है। अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो ये हिरोशिमा नागासाकी जैसा हिसाब किताब हो जाएगा। अब इस हीट रिएक्टर से में जो वाटर है वो कन्वर्ट किया जाता है स्टीम से, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर पे किया जाता है। जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर है स्टीम का, यानी कि जो भाप है, वो इस जनरेटर को घुमाती है, जो टरबाइन का जनरेट, मतलब बेसिकली घुमाने की बात है, घूमता है, जो घूमेगा वो जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बस ये समझिए। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद जो स्टीम है वो पानी में दोबारा तब्दील हो जाती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। निखिल और नेहा गए एक गांव में केरला में अपनी दादी से या नानी ग्रैंड मदर से मिलने। अब उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए वो, कि एक्साइट भी हुए कि बायोगैस प्लांट है ये नायर साहब के हाउस में, उनके नेबरहुड में, यानी उनके पड़ोस में। और बहुत सारे लाइफ स्टॉक, यानी कि भेड़ बकरियां गाय वगैरह हैं, और जो घर है वो कुकिंग गैस यूज कर रहा है प्लांट से। उस प्लांट से, जो बायोगैस प्लांट है, वहां से गैस यूज कर रहा है। और उनकी जितने भी फार्म्स है उसमें बड़ी अच्छी हरियाली है, वेजिटेशन है, क्रॉप लगी हुई है। अब वो गए सरपंच के पास विलेज के, और उनको कन्विंस किया, उनको इस बात पर राजी किया कि बायोगैस प्लांट विलेज कम्युनिटी में लगाया जाए। आपको बताना है कि जो वैल्यू नायर साहब ने, निखिल और नेहा ने दिखाई, वो क्या है, और क्या आर्गुमेंट दिए होंगे, क्या अपने पक्ष रखे होंगे निखिल और नेहा ने सरपंच के सामने, ताकि सरपंच कन्विंस हो जाए, उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, एक बायोगैस प्लांट लगना चाहिए जो कम्युनिटी के लिए हो। तो नायर साहब ने क्या दिखाया, पहली चीज तो ये नायर साहब की अवेयरनेस थी, हेल्पिंग नेचर था, ताकि उन्होंने निखिल और नेहा को हेल्प की, और उन्होंने अपने आप से बायोगैस प्लांट लगाया। तो उनका वो आपके कहते हैं कि वो बंदा बायो फ्रेंडली था। निखिल और नेहा एक तो नॉलेज शेयर किया, उन्होंने अपना ज्ञान है जो भी है उसको शेयर किया, उन्होंने हेल्प करने की सोची, और उनको जो अपनी कम्युनिटी थी, विलेज कम्युनिटी, उसको आगे बढ़ाने में, उनकी मदद करने में उनका कंसर्न था, उनकी सोच थी
लोग जाएंगे, लोग सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको इंसानी जान की भी कदर नहीं होती। लेकिन इनको देखिए कि ये किसी और गांव में गए हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने मदद करने की सोची। ये हाई वैल्यूज हैं जो परिवार से आते हैं, जो आपके अंदर पैदा होते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है, उसी से ये चीज आती है, अच्छे विचार, अच्छी सोच। तो निखिल और नेहा जब सरपंच साहब के पास गए कि भाई आप बायोगैस प्लांट लगाइए, तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने ये बताया होगा कि ये बड़ा अच्छा सोर्स है, इकोनॉमिकल सोर्स है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। उन्होंने कहा विलेज जो आपका गांव है वो साफ होगा इससे, और जो स्लरी निकलेगी, एक बार गैस प्रोड्यूस हो गई उसके बाद स्लरी जो बचती है, उसको आप खाद के रूप में, मन्नार के रूप में, मन्नार नहीं, ये मैन्योर है, मैन्योर के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो जमीन के लिए बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कम होगा, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। और पूरे विलेज कम्युनिटी के लिए इसको लगाना है, ताकि विलेज के सारे लोग इसे यूज कर सके। और उन्होंने बेसिकली किया क्या? उन्होंने जो अच्छाइयां थी, राइट, जो बायोगैस कम्युनिटी में लगाने के लिए, पूरे विलेज के लिए, पूरे गांव के लिए बायोगैस प्लांट लगाने की जो अच्छाइयां थी, वो सरपंच के सामने रखी, और बहुत बहुत कन्विंसिंग तौर पे रखी, तो सरपंच मान गए। सोलार कुकर ज्यादा समय लेते हैं एलपीजी, अगर एलपीजी आपने यूज की है, चाहे आप आलू को बॉईल करें या राइस बनाएं, चावल बनाएं, लेकिन कुणाल फिर भी सोलार कुकर ही यूज करते हैं। क्यों कुणाल यूज करते हैं सोलार कुकर एलपीजी के बनिस्बत? जबकि एलपीजी है बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से चीज बन जाती है, ऐसा क्यों है? रीजंस बताने हैं आपको इस आंसर के, और आपको फिनोमेना बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हाई टेम्परेचर आप ला सके सोलार कुकर में। तो ये तो खैर ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका आंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सोलार कुकर है, जब इसको बंद कर दें, हीट अंदर दब गई, तो ये गर्म होगा, गर्म होगा तो यहाँ चावल या जो भी आलू आलू होंगे वो पक जाएंगे। तो ये तो दूसरे का हो गया। पहले का मतलब ये है, जब आप सोलार कुकर यूज करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो सोलार कुकर पूरी तरीके से जो एनर्जी यूज करता है वो सोलार एनर्जी यूज करता है। जबकि एलपीजी आपका एक फ्यूल है जो फॉसिल फ्यूल के जरिए से आता है, तो वहां से आप खाना गर्म करते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वो एक फ्यूल है, प्रॉपर फ्यूल है। अब इसमें क्या होता है कि इनको समय तो लग रहा है, लेकिन ना तो इसमें ज्यादा इनकी कोई इसमें इकोनॉमिकली ये बहुत वायबल है, यानी कि इनको कोई एलपीजी खरीद के लाना नहीं पड़ रहा, बाहर इन्होंने रख दिया, धूप से पक रहा है वो। दूसरा ये है कि ये कंट्रोल्ड हीट, हीट कहां से आ रही है? हीट आ रही है सनलाइट से, जो कि नेचुरल है, और नेचुरल से जो गर्मी है, मतलब एकदम से गर्म नहीं हो रही चीज, आराम आराम से गर्म हो रही है। तो जो फूड, जो खाने की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो पौष्टिकता है, वो बनी रहेगी। अब एलपीजी यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी कि और भी गैसेस रिलीज होंगी। सोलर कुकर से कुछ रिलीज नहीं होता, क्लीन फ्यूल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो समय आपका व्यतीत होता है बनाने के समय, वो भी आपको बच जाएगा, क्योंकि आप रख के चली जाइए धूप में, अपना वो बनता रहेगा। मनोज के फादर, पिताजी जो है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में काम करते हैं। अब मनोज ने कहा कि सर, पिताजी मुझे लेके चलिए अपने साथ अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। लेकिन जो उनके पिताजी थे वो उनको ले नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं। अब इसके ये जानने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। क्या रीजन हो सकते हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि मनोज के जो पिताजी हैं वो उन्हें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में नहीं ले गए? और आपको एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज भी बताना है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अगर आप कहीं सेटअप करें तो। पहली चीज तो ये है कि न्यूक्लियर का मतलब होता है कि अगर उससे जो किरणें निकलती हैं वो घातक होती। अगर कहीं कोई लीकेज हो गया, या कहीं लीकेज है, क्योंकि वो हमें दिखती तो है नहीं और पता बाद में चलता है जब कैंसर वैंसर हो जाता है, तो जो, क्योंकि उनका बेटा है तो उनको जरूर उसके सेफ्टी और हेल्थ के प्रति कंसर्न रहेगा। इस कारण से उसकी कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम ना आ जाए, उसकी सेफ्टी रहे, इसलिए उनको मनोज को नहीं ले गए। तो एडवांटेज देखिए पहले,
बहुत कम न्यूक्लियर फ्यूल अगर आप यूज किए करेंगे, थोरियम, प्लूटोनियम, इस तरीके से यूरेनियम, तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो बड़ी जबरदस्त निकलती है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज बच जाती है उसे न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। अब उससे जो रेडिएशन निकल रही होती है, निकलेंगी, वो घातक होती है, बहुत ज्यादा घातक होती है। आप देखें कि जो जो कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे यही बम गिराए थे, न्यूक्लियर बम, और दोनों दोनों के दोनों शहर तबाह हो गए, तबाह हो गए। एक कितने लोग बचे आपको पता है। इसीलिए जितना अच्छा न्यूक्लियर पावर है उतना ही वो नुकसानदेह है। आपको बायोगैस का वो पार्ट बताना है जहां पर रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के की मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीजन कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे आप डाइजेस्टर चैम्बर कहते हैं। यहां ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी ये प्रोसेस शुरू होता है गैस बनने का। विंड मतलब बहती हुई हवा के पास कौन सी एनर्जी होती है, और ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उसे हार्नेस करेगा? तो जो बहती हुई चीज है, मूव करती हुई चीज है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और कौन सा डिवाइस इसे करेगा? विंडमिल करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और विंडमिल इसका उत्तर होगा। आपको दो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के बताने हैं। तो एक जियोथर्मल है, सोलार है, बायोमास है, वाटर, विंड, पानी, हवा, ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। जो काला सरफेस है वो ज्यादा हीट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है बनिस्बत की व्हाइट सरफेस या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसी कंडीशन में अगर देखा जाए। आपको दो सोलार डिवाइसेस बताने हैं जो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अब उनके डिजाइन में। तो सोलार कुकर है, सोलार वाटर हीटर है, ये दोनों इसको यूज करते हैं। वो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं सनलाइट की, और उनके ब्लैक कोटेड सरफेस होते हैं। दो एलिमेंट आपको बताने हैं जो सोलार सेल को बनाने में काम आते हैं, फैब्रिकेट करने में काम आते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, ये यूज होते हैं। क्यों सोलार कुकर को हम पेंट करते हैं बाहर से और अंदर से? आउटसाइड का सवाल है, लेकिन बाहर अंदर दोनों की चीज है। क्योंकि देखिए ब्लैक सरफेस हमेशा हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है, अगर आप कोई और यूज करें वो उतना नहीं कर पाएगा। आपको फ्यूल बताना है क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, यानी कि एट्रीब्यूट बताना है। अगर अच्छा फ्यूल है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा पैदा करता है जब उसको जलाया जाए, और इसी को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल जैसे कोल हो गया, वुड लकड़ी हो गई, ऑयल हो गया, गैस, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब इनका कंबशन किया जाए, इनको जलाया जाए। तो एक अच्छा फ्यूल वो होता है जिससे एक एनर्जी जबरदस्त पैदा हो, स्मोक ना हो, धुआं पैदा ना हो, और ये आसानी से अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आपको तीन रीजन बताने हैं जस्टिफाई करने के लिए कि एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है। तो बहुत सारी फायदे हैं एलपीजी। पहले लोग चूल्हे पे लकड़ियां जलाते थे, फिर वो गोबर के कंडे जलाते थे, फिर वो केरोसिन का चूल्हा जलाते थे, अब एलपीजी यूज होती है। पहली चीज तो इसको आसानी से स्टोर किया जाता है। सिलेंडर देखे होंगे एलपीजी के, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, इसको इधर से उधर ले जा सकते हैं। और इस चीज जब जलता है, कंबशन होता है, तो अच्छी खासी एनर्जी निकलती है इससे, जिससे हम खाना वाना बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और इसके अलावा जब ये जल जाती है तो उसके पीछे ये रेसिड्यू नहीं छोड़ती, कोई धुआं, कोई स्मोक, कोई ऐश बाद में नहीं छोड़ती, पूरी जल जाती है। तीन एडवांटेज बताने हैं आपके चारकोल के वुड पे। देखिए वुड जो है, लकड़ी, इसको जब बहुत कंट्रोल्ड ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये चारकोल बनता है, और चारकोल जो है वो जबरदस्त आपका फ्यूल होता है। तो एडवांटेज क्या है इस चारकोल के लकड़ी पर? पहली चीज तो चारकोल की अच्छी खासी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि जब ये जलता है तो हीट एनर्जी काफी प्रोड्यूस होती है। अब चारकोल, क्योंकि वुड को जला दिया गया है, अब चारकोल बन गया है, तो चारकोल स्मोक, धुआं पैदा नहीं करता, और क्लीन फ्यूल है, आराम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आप सोचिए लकड़ियों को कैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन चारकोल को आप छोटे छोटे पार्ट में, कोयला जिसे कहते हैं, इसको हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटे और इजीली हैंडल फॉर्म में होते हैं। कोयला समझ लीजिए, कोयला की बात हो रही है। रमेश स्टूडेंट है किसी क्लास के, इन्होंने एक बहुत सारी एक्टिविटी अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज की ताकि स्टूडेंट्स को बता सके क्या अच्छाइयां हैं, क्यों बुराइयां हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की।
बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें पार्ट लिया और उन्होंने कंक्लूड किया कि कौन कौन से एनर्जी सोर्स अच्छे हैं, और इस बेसिस पे अब आपको इस सवाल के जवाब देने हैं, कौन सी एक्टिविटीज रमेश ने कौन कौन सी अलग अलग चीजें की होंगी, स्टूडेंट्स के को दी होंगी, ताकि ये एक्टिविटी से वो सीख सके। और दो आपको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताने हैं और दो वैल्यूज बताने हैं जो रमेश ने जो किया, उनके थॉट थे, उनके विचार थे, और उनका जो कार्य उन्होंने किया उसमें उनकी क्या वैल्यूज निकल के आई। तो पहले तो ये है कि जो एक्टिविटीज रमेश ने दी होगी स्टूडेंट को, एक तो ये हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दिया होगा जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट करिए। उन्होंने फोटोग्राफिक एग्जीबिशन किया होगा कि जैसे फॉसिल फ्यूल का क्या रोल है और इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पे उन्होंने फोटोग्राफिक एग्जीबिशन दिया होगा। उन्होंने ऐसे राइटिंग दी होगी कि निबंध लिखिए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कुड पोटेंशियल बी यूज फॉर कम्युनिटी, यानी कि ऐसे सोर्स एनर्जी जो बार बार यूज हो सकते हैं, जो हमें इजीली अवेलेबल है, उनके क्या फायदे हैं। उन्होंने ग्रुप डिस्कशन कराया होगा, क्या फायदे नुकसान है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के। तो ये सारी चीज उन्होंने की होगी जिससे लोगों ने सीखा जाना कि हाँ कौन सा बेटर है, किसे हमें यूज करना है। उसके बाद दूसरे पे आते हैं दो रिन्यूएबल सोर्स, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। रमेश ने ये जो काम किया उसके थॉट में इनकी एक अवेयरनेस दिखाते हैं। ये इनका चित्त जो है वो जगा हुआ है, ये जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स का एक एनर्जी के सोर्स के लिए हमें क्यों यूज करना चाहिए। इसके बाद उनकी कंसर्न थी, उनकी अपने लिए कंसर्न तो है ही, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए और पूरे ग्लोब के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी यूज करेंगे उतना ज्यादा हम क्लीन फ्यूल यूज करेंगे, जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे उतना ज्यादा हम अपने एनवायरमेंट को, अपने वातावरण को और ग्लोबल एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। मेघा ने अपनी मदर से पूछा कि सोलार वाटर हमको इंस्टॉल करना है, सोलार वाटर हीटर अपने रूफ टॉप पे, मतलब अपनी छत पे। उनकी मम्मी ने कहा कि क्या जरूरत है इसकी। मेघा ने उनको समझाया, अपनी मम्मी को समझाया, और अल्टीमेटली सोलार वाटर हीटर लगा दिया गया रूफ टॉप पे। आपको अच्छाइयां बतानी है कि सोलार वाटर हीटर जो छत पे लगाया गया, वो फैमिली, उसकी मेघा की फैमिली को क्या फायदा कर रहा है, सोसाइटी को क्या फायदा कर रहा है। इससे जो मेघा की क्वालिटीज निकल के आई वो क्या थी कि जिन्होंने ये एक्शन किया, समझाया और अल्टीमेटली लग गया। लिमिटेशन क्या है सोलार वाटर हीटर की, तो देखिए पहली चीज तो ये है, फायदे क्या है। एक बार आप सोलार वाटर हीटर लगा दीजिए तो आपकी फैमिली हो या आपकी आसपास की कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा दोबारा पानी हीट करने के लिए। मेघा की फैमिली और सोसाइटी ये एक तरीके से कम्युनिटी को, देश को और पूरे विश्व को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी उनका योगदान है जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं उसको कम करने में। देखिए जो प्रॉपर्टी है मेघा की, एक तो वो बहुत अवेयर है, उनको पता है कि कौन सी चीज सही है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सही है। एक बार के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्टली हो सकता है, लेकिन उसके आगे दूरगामी जो प्रभाव है, दूरगामी जो अच्छाइयां हैं, वो इन्होंने बताई। अब लिमिटेशन क्या है सोलार वाटर हीटर की, एक तो ये है कि रात के समय काम नहीं करेगा, और अगर क्लाउड है ऊपर तो तब काम नहीं करेगा, ठीक, दो जगह पे काम नहीं करेगा। उसके बाद ये बहुत एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम है, पानी जो गर्म करने में ना थोड़ा समय लगता है इसमें, ये इसकी बुराइयां है। अब मरियम ने सोलार कुकर बनाया अपने आप में, है ना। उन्होंने एक सफेद मेटालिक बॉक्स लिया जिसके ऊपर लिड लगाई। अब उन्होंने खाना डाला इसमें सोलार कुकर में, और लिड ऊपर की जो एक तरीके से कही कवरिंग है वो बंद कर दी। अब उनको अच्छा रिजल्ट मिला नहीं। फिर वो कंसल्ट किया उन्होंने अपने टीचर से कि मुझसे क्या गलती हुई। उनके टीचर ने कुछ मिस्टेक्स बताई, कुछ गलतियां बताई, और उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। अब आपके अनुसार कौन सी मिस्टेक उन्होंने की होगी मरियम ने, और क्या उन्होंने रेक्टिफाई किया होगा, क्या क्वालिटीज मरियम दिखाती है, और क्या एक्शन था उनका। तो जो उन्होंने मिस्टेक की होगी, हो सकता है कि जो इसका बाहर का और अंदर का इन्होंने ब्लैक नहीं किया होगा। उन्होंने ग्लास लिड की जगह उन्होंने प्लास्टिक कवर यूज कर लिया होगा, और जो सोलार कुकर है वो प्रॉपर तरीके से इंसुलेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हीट को अंदर दबाना है, हीट को बाहर नहीं निकलने देना है। और जो कुकर यूटेंसिल है जो इन्होंने यूज किया, इसको जैसे मैंने बताया ये ब्लैक नहीं किया होगा। और देखिए जो उन्होंने थ्योरी में सीखा ना, उसको उन्होंने प्रैक्टिकली किया, यानी कि बाकायदा उन्होंने मेटालिक ये लगाया, बनाया, एक सोलार कुकर बनाया,
और वो चाहती हैं कि आगे की जिंदगी उनकी इको फ्रेंडली हो, उनकी लाइफस्टाइल इको फ्रेंडली हो। आदित्य ने सजेस्ट किया अपनी फैमिली को कि सोलर वाटर हीटर लगाया जाए, लेकिन कुछ उनके फैमिली मेंबर थे वो इस फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक गीजर लगाया जाए। अल्टीमेटली जो जो परिवार है उसने वाटर हीटर इंस्टॉल कर लिया। अब आप बताइए कि क्या चीज सही थी, सपोर्ट आपको करना है इस आंसर का, और दो आप चेंजेस बता सकते हैं इनकी फैमिली में मेंबर्स में हुए होंगे जो आदित्य ने उनको समझाया होगा। तो जो डिसीजन है सोलर वाटर हीटर का वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से यूज होता है, फ्री है। जो फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो कंट्री हमारे देश का जो इम्पोर्ट फ्यूल के इम्पोर्ट का बिल थोड़ा सा कम होगा। जो दो पॉसिबल चेंज है जो लोगों में आए होंगे, फैमिली मेंबर में आए होंगे, जब आदित्य ने उनको को समझाया होगा कि हमको नॉन रिन्यूएबल फ्यूल को कंजर्व करना है और रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज करना है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जो सोलर वाटर हीटिंग है ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, साफ है, क्लीन है, एफिशिएंट है, और ये गर्म पानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहेगा। ट्रैफिक जैम जो स्कूल के गेट के बाहर है, बड़ी कॉमन साइट है जिसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपनी कारों में आते हैं। ये टॉपिक हो गया जब मीटिंग हुई। अब एक मीटिंग में प्रिंसिपल ने पॉइंट किया कि भाई हमारे टीचर हैं चारों जो है वो एक कार में आते हैं। उन्होंने पेरेंट्स को भी कहा कि इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज आप भी करिए। आपको दो वैल्यूज बतानी है टीचर्स के जिनके बारे में प्रिंसिपल ने बताया। तो पहली चीज तो ये है कि जो चारों थे टीचर वो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, चारों के चारों चार कार की जगह एक कार यूज करना चाहते थे, पैसा भी बचता, समय भी बचता, और एक तरीके से मित्रता बढ़ती। तो कोऑर्डिनेशन और फ्रेंडशिप दोनों में, चारों में दोस्ती और कोऑर्डिनेशन बढ़ता। अब अगला है दो एडवांटेज बताने हैं जो हो गए यदि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट इस तरीके से टीचरों की तरह चारों मतलब कार पुलिंग करेंगे। तो देखिए, एक तो पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक का कंजेशन कम होगा, क्योंकि कार पुलिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकेगी, कम करेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जितनी कार बाहर रहेगी रोड से उतना कम पोल्यूशन होगा, और पैसा भी सेव होगा, क्योंकि कार पुलिंग का मतलब है चार आदमी एक में आ रहे हैं, चारों कार अगर चलती होती तो अब कितना खर्चा होता, और अब एक ही कार चल रही है और चारों लोग आ रहे हैं और चारों में डिवाइड हो रहा है पैसा। जब घर से नेहा आ रही हैं, उन्होंने देखा कि 6 साल का उनका जो नरेश है वो टीवी देख रहा है आफ्टरनून में, दिन में लाइट और फैन सब ऑन है। उन्होंने देखा कि जो उनकी खिड़कियां हैं उसके पर्दे जो है वो लगे हुए हैं, कमरा बिल्कुल डार्क है, इसलिए नरेश ने लाइट जला ली। उसने नेहा ने क्या किया, बड़े बड़े शांति से जो पर्दे हैं वो हटाएं ताकि बाहर की लाइट आ सके और हवा आ सके। और ये नरेश ने उनसे नरेश को रिक्वेस्ट की कि देखो साहब आप लाइट बंद कर दो, और उसके बाद उन्होंने समझाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये मान लीजिए कि वो थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी ले रहे हैं। आपको बताना है कि नेहा ने दो कौन सी वैल्यू एग्जिबिट की। पहली चीज तो ये है कि एक अच्छे सिटीजन की तरह, एक अच्छी नागरिक की तरह उन्होंने कहा कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, उनका इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जुडिशियसली। उन्होंने जो चीजों को बचाना है, क्योंकि जितनी द फ्यूल सेव्ड इज फ्यूल प्रोड्यूस्ड, तो उन्होंने पैसा बचाना और फ्यूल को बचाने का टेक्निक अपने लाइफ में लगाया है, उनको इको फ्रेंडली लाइफ जीनी है। उसके बाद आपको बताना है कि उन्होंने अपने ब्रदर को यानी कि नरेश को क्या समझाया होगा। तो उन्होंने नेहा क्योंकि बड़ी है, उन्होंने अपने भाई को समझाया कि देखो अगर आप खिड़की को खोल दोगे, पर्दे हटा दोगे तो लाइट भी आएगी और हवा भी आएगी। इसका मतलब ये है कि हम जो एक्चुअल सोर्सेज हैं जो भगवान ने या फिर सूर्य देवता ने हमें दिए हुए हैं, हम उसे यूज करें। जैसे सोलर एनर्जी हो गई और फॉसिल फ्यूल हो गए। अगर फॉसिल फ्यूल का हम यूज करेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा। इससे अच्छा बेटर ये है कि क्यों ना हम ये रिन्यूएबल सोर्स, जैसे हवा आपकी आ रही है बाहर से, धूप आ रही है, उसको हम यूज करें। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन जब बहुत सारा एसिड हवा में जमा हो जाए और बरसात उसे नीचे लेके आ जाए। जब हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है या फिर हमारी कारों से जो पोल्यूशन होता है, बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन होते हैं, तो जो हवा के साथ ये ऊपर हमारे वातावरण में जमा हो जाते हैं। फिर बरसात होती है तो ये सबको नीचे जमीन पे ले आती है।
तो एसिड रेन एक बरसात ऐसी जिसमें एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड हो, उन्हें हम एसिड रेन कहते हैं। आपको नाम बताना है उस सब्सटेंस का जिसका वेपर हम यूज करते हैं ताकि टरबाइन को घुमा सके, टरबाइन घूम सके जहां पर ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट हो। तो अमोनिया जो है उसका उपयोग होता है। अब मेंशन द मिनिमम डिफरेंस, आपको मिनिमम जो टेम्परेचर है, यानी कि जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, मान लीजिए सरफेस वाटर है और ये ओशन का बेड है, यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, और जब 2 किलोमीटर यहां से यहां तक मान लीजिए 2 किलोमीटर डेप्थ है, तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होना चाहिए ताकि आप ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट लगा सके। तो यहाँ से इनके बीच में करीबन 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए 50 डिग्री एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ 30 होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। 293 केल्विन कह सकते हैं ताकि आप जियोथर्मल एनर्जी को पकड़ सके, ट्रैप कर सके और उसका यूज कर सके। आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बीच में अंतर बताना है, आपको एग्जाम्पल भी देना है इन सोर्सेस का। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ये ऐसे सोर्सेस हैं एनर्जी के जो हमको फ्रीली अवेलेबल है, हमको मिले हुए हैं, हमारी धरती पे है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब है जो बन तो गए हैं लेकिन वो कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, किसी सालों के कुछ टेम्परेचर, प्रेशर और डेड एनिमल प्लांट के जो जमीन में दब गए उनके कारण ही बने हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये हमको कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं नेचर द्वारा और ये खत्म नहीं होगी, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो दोबारा रीजनरेट कभी नहीं होंगे और एग्जॉस्ट हो जाएंगे किसी ना किसी समय जाके और खत्म हो जाएंगे। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके ऑपरेशन का कॉस्ट थोड़ा सा कम है, जबकि इनका ऑपरेशन का कॉस्ट ज्यादा है। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो पॉल्यूटेंट्स ना के बराबर क्रिएट करते हैं, जबकि पॉल्यूटेंट यानी कि जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, चाहे कोल ले ले, पेट्रोलियम ले ले, जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे पोल्यूशन होता है, और ये बहुत कम इम्पैक्ट देते हैं एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की ही तो चीज है, एनवायरनमेंट ही तो है, ये विंड, हवा और सनलाइट एनवायरनमेंट ही है हमारे। आपको प्रिंसिपल बताना है किस तरीके से काम करता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। ये प्लांट का काम बताना है और आपको ऐसी कंडीशंस भी बतानी है एसेंशियल जो हो, बहुत जरूरी हो, ताकि ये ठीक ठाक से काम कर पाए। तो देखिए जो प्रिंसिपल है OTEC का, OTEC मतलब ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका, इसमें जो पानी है जो सरफेस पे है वो गर्म होता है, जो पानी नीचे होता है यहाँ पर गर्म होगा, यहाँ थोड़ा सा ठंडा होगा, और ये जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो OTEC का जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो OTEC प्लांट है इसमें जो एनर्जी है यहाँ के वार्म सरफेस वाटर यानी कि जो गर्म पानी है सरफेस का, यानी कि जो ऊपर का है, जहाँ हवा और शिप चलते हैं, तो ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सरफेस वाटर है ये हम यूज करते हैं ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड अमोनिया का, उसको हम बॉयल कर देते हैं गैसियस स्टेट में। जो वेपर होते हैं अमोनिया के हाई प्रेशर पे, ये हम यूज करते हैं ताकि टरबाइन को घुमा सके, जो टरबाइन है जनरेटर्स के, और साथ में हमारा ओशन थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन सके। तो जो हमारा वाटर वेपर जो हमने यूज कर लिया है जो कंडेंसर के थ्रू, जब इसको कोल्ड किया जाएगा तो ये पंप करेगा जो नीचे वाले पार्ट है ओशन के, और ये कंडेंस कर देगा अमोनिया वेपर को फिर से लिक्विड में। तो ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मिलता रहे। जो एसेंशियल कंडीशन है इसके ऑपरेशन के लिए वो ये है कि यहाँ और यहाँ जो सरफेस है और जो समुद्र के अंदर है, ये 2 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके और इसके बीच में कम से कम 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए टेम्परेचर में, तभी ठीक से काम कर पाएगा ये। आपको एक फ्यूल बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो यूरेनियम 235 आप कह सकते हैं। 2 एलिमेंट आपको बताने हैं जिससे हम सोलार सेल को फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं। तो एक जर्मेनियम है आपका, एक सिलिकॉन है। सोलार सेल के लिए ध्यान रखिएगा, सोलार सेल के लिए है। आपको रिएक्शन बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सन के अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम भी देखते हैं कि कितने हजारों किलोमीटर दूर है वो, फिर भी हमें वहां की गर्मी मिलती रहती है। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें दो आपस में
बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल टकराते हैं और ये मिल जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। इसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूज होते हैं इसलिए। आपको ये बताना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है सोलार सेल को या सोलार सेल का यूज अपने सारे एनर्जी जितनी भी नीड्स हैं उनके लिए। अगर हम सोलार सेल बना दें, सनलाइट तो हर जगह है, अगर सोलार सेल बना दें तो हमारी एनर्जी नीड तो खत्म हो जानी चाहिए, हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको यूज ही नहीं करना है। लेकिन आपको इसके लिए बताना है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके सपोर्ट में आंसर लिखना है और 3 यूजेस बताने हैं, 3 उपयोग सोलार सेल्स के। तो देखिए, सोलार सेल्स का अगर हम बना भी लें, वैसे तो इसको बनाना थोड़ा कठिन है, बताता हूं आपको, लेकिन ये पूरी की पूरी एनर्जी नीड्स हमारी पूरी नहीं कर पाएगा। पहली चीज तो ये है कि इसको बनाने के लिए हमको बहुत बहुत फाइन क्वालिटी का, बहुत स्पेशल ग्रेड का सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सिलिकॉन जर्मेनियम तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, क्योंकि इसके लिए आप ये कहेंगे सिलिकॉन तो बालू होता है, रेत उठा लीजिए बना लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं, हमें स्पेशल ग्रेड चाहिए होता है। इसके अलावा जो सोलार सेल है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है और ये पूरी तरीके से जो सनलाइट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप कनाडा चले गए या ऐसे ऊपर लैटिट्यूड्स पे चले गए या नीचे की तरफ आ गए अपना, तो वहां पर अब देखिए जब सनलाइट ही ठीक से नहीं पहुंच रही है या फिर ठंड का समय रहता है 4-6 महीने, तब आप वहां कैसे सोलार सेल का उपयोग करेंगे। जो प्रोसेस है सोलार सेल को मैन्युफैक्चर करने का, वो तो बड़ा एक्सपेंसिव है। जो सिल्वर इसमें यूज होता है ताकि हम कनेक्ट कर सकें सेल को, वो ज्यादा और कॉस्ट को ऐड कर देता है। जो पैनल्स है ना, उसको ऐड करने के लिए हमको सिल्वर का यूज करना पड़ता है। तो सोलार सेल के क्या क्या यूजेस हैं? एक, जो सैटेलाइट अब अपने अंतरिक्ष में छोड़ दिए, जो स्पेस हमारे अलग अलग प्लान्स हैं, तो उसमें अब यहां से तो इलेक्ट्रिसिटी भेज नहीं सकते, और बैटरी अगर चालित करेंगे तो उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, तो यहां पर हम सोलार सेल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो समुद्र से दूर ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है या लाइट हाउसेज है, अब एक लाइट हाउस होल लगा दिया आपने, अब ये कैसे लाइट पाएगा? तो वो पाएगा कैसे? वो आपके इनसे सोलार सेल से पाएगा। और जो ऑफशोर ड्रिलिंग, वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सोलार सेल से पूरी पूरी की जाती है। इसके अलावा जो बहुत दूर दूर मतलब रिमोट एरिया है, जहां पर टीवी रिले स्टेशन हो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम हो, जहां पर एक बार आपने लगा के छोड़ दिया, बस थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस के लिए जाते रहे, तो अगर वहां कोई इंसान नहीं तैनात है या लोग तैनात नहीं है, तो उसके लिए आप सोलार पैनल का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। ए और बी दो एलिमेंट है, एक ए का जो मास नंबर है वो 2 है, बी का मास नंबर 235 है। कौन सा इसमें सुटेबल है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, कौन सा इसमें सुटेबल है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए? आपको न्यूक्लियर रिएक्शन बताना है इन केस में, और आपको एक डिफरेंस भी बताना है जो 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें एलिमेंट बी है, जिसका मास नंबर 235 है, ये बहुत सुटेबल है न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल बनाने के लिए। हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए जो एलिमेंट है जिसका ए है, जिसका मास नंबर 2 है, ये बहुत उपयुक्त है हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। जो न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें हो रहा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वो न्यूक्लियर फिशन है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन है। जब आपके 2 पार्टिकल मिलते हैं इसे फ्यूज कहते हैं, जब एक ही पार्टिकल टूटता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जब टूटता है तो इसे हम फिशन कहते हैं। तो फिशन और फ्यूजन में और अंतर देखें तो फ्यूजन रिएक्शन जो होता है इसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है जो नॉन रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स से, और जो एनर्जी रिलीज होती है फिशन में, जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स है उसके बनिस्बत फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आप सन में देखते हैं फ्यूजन होता है वहां पे। 2 न्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं। जब आपका बायोगैस बन गई, उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको स्लरी कहते हैं। उसमें क्या चीज मिलती है आपको, न्यूट्रिएंट क्या मिलते हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, ये हम मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, खाद की तरह यूज कर सकते हैं। बायोगैस, इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्यों? अब देखिए, जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है, जो उनका एक्सक्रीटा होता है, उसी को हम गोबर कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो जो पहली चीज है बायोगैस के लिए वो ये इन लोग का वेस्ट है, काऊ डंग, जैसे काऊ और गाय बैल का जो गोबर निकलता है, तो इसीलिए हम इसका नाम गोबर गैस भी कहते हैं बायोगैस को। आपको 2 प्रैक्टिकल यूज बताने हैं बायोगैस के रूरल एरिया में। अगर आप गांव के क्षेत्रों में जाएं तो वहां पर 2 प्रैक्टिकल यूज क्या है बायोगैस के, तो आप देखिएगा जो प्रैक्टिकल यूज है बायोगैस के रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें ये बहुत जबरदस्त फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, और ये स्मोक के बगैर, मतलब धुएं के बगैर जलता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी खासी है, और लाइटिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है।
बायोगैस को एक बहुत अच्छी चीज माना जाता है फार्मर के लिए। आपको रीजन बताना है। तो पहली चीज तो ये है कि जब बायोगैस बन जाता है तो उसके बाद जो बचता है स्लरी, वो बहुत बढ़िया मैन्योर का काम करता है। उसमें बहुत नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। तो इसीलिए हम बायोगैस प्लांट से, अब बायोगैस तो बना लिया, उसके बाद जो बचता है वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। साफ सुथरा, क्लीन, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल काम है ये। बायो जो वेस्ट, अगर मान लीजिए गाय बैल का आप गोबर ही देख लीजिए कितना प्रोड्यूस होता है रूरल एरियाज में, तो वहां से उनको उठा के अपने बायोगैस प्लांट में डाल दीजिए, और उसके बाद जो भी सीवेज मटेरियल है वो भी डाल दीजिए, सब अपना बायोगैस में तब्दील हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के फायदे आपको बताने हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे फायदे। एक तो न्यूक्लियर फ्यूल जो लगता है बहुत कम लगता है। अगर आपको बहुत जबरदस्त एनर्जी चाहिए, यूजफुल एनर्जी चाहिए, तो न्यूक्लियर फ्यूल बहुत कम लगता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह पोल्यूशन थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करता है, जहां तक कि थर्मल पावर प्लांट से अगर हम इसको इक्वेट करें तो। अगर देखिए, ये एक मेन चीज है कि न्यूक्लियर फिशन जो है वो कंट्रोल्ड और अच्छे तरीके से प्रॉपरली परफॉर्म होना बड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अब बहुत समय तक के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत कम न्यूक्लियर फ्यूल से चलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल बार बार डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में आपको कोयला डालना पड़ता है बार बार, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बताना है सोलर सेल पैनल क्या होता है, 3 इसके एप्लीकेशन भी बताने हैं। तो अगर आप सोलर सेल्स को कंबाइन कर दें, इसके अरेंजमेंट को कंबाइन कर दें और एक बड़ा जबरदस्त सा एक अरेंजमेंट बना दे, एक पैटर्न बना दे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का, इसे हम सोलर सेल पैनल कहते हैं। आप देखेंगे जो कोची का हवाई अड्डा है, यानी कि जो एयरपोर्ट है, वो पूरी तरीके से सोलर सेल से चलता है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी, जो पूरे एयरपोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, वो केवल सोलर पैनल से आती है। ध्यान रखिएगा, ये पहला ऐसा है हमारे हिंदुस्तान में। तो जो एप्लीकेशन है सोलर सेल पैनल के, पहली चीज तो ये इलेक्ट्रिक पावर देता है। किसके लिए? अगर आप ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो वहां पर पावर कहां से आएगा? वो सोलर सेल पैनल से आता है। इसी तरीके से अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर भी वाटर पंप को चलाने के लिए, खासतौर पर सिंचाई के लिए, वहां इसका उपयोग हो सकता है। और जो ऐसे एरियाज है जहां पर लाइट पहुंचना मुश्किल है या अभी तक नहीं पहुंची है, वहां पर जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो इससे कर सकते हैं। 2 सोलर कुकर्स में एक को कवर्ड किया गया एक सीधा प्लेन ग्लास स्लैब से, और दूसरे को खोला रखा हुआ है। दोनों सोलर कुकर में ज्यादा जल्दी से खाना कैसे बने, किसमें बनेगा और क्यों? अब देखिए, आप सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज को ओपन रख दें, ठीक है, तो सारी की सारी जो हीट एनर्जी बाहर चली जाएगी। लेकिन क्लोज कर दे तो जो हीट एनर्जी जैसे आप कुकर में करते हैं, तो वो ही इसके मतलब दम से या फिर इसके भाप से इस खाने को बना देगी, या आलू को गर्म कर देगी, उबाल देगी। तो जो सोलर कुकर है, इसको हमको कवर करना है एक ग्लास स्लैब से, इससे ये ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। जो ग्लास स्लेट है वो क्या करेगी, जो हीट रेडिएशन है सन से आने तो देगी, लेकिन उसको वापस जाने नहीं देगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशन उसको बाहर जाने नहीं देगी। तो हीट जो इसके अंदर ट्रैप हो गई है वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, और उससे आराम से आप खाना वाना बना सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लास लिड है वो रिफ्लेक्शन द्वारा जो हीट लॉस हो रहा है उसको भी रोकती है। तो दोनों ही है, जो हीट रिफ्लेक्टेड है या रेडिएटेड है, दोनों को रोकती है वो। आपको 3 हैजार्ड बताने हैं, 3 न्यूक्लियर वेस्ट के, यानी कि जो कठिनाइयां हो सकती हैं, जो नुकसानदेह चीज है न्यूक्लियर वेस्ट की। किस तरीके से जो डिस्पोजल है न्यूक्लियर वेस्ट का, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासतौर पे प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और बायोस्फीयर के लिए। तो जो खतरनाक चीजें हैं या खतरा है न्यूक्लियर वेस्ट का, वो ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो बचता है, आपने इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर लिया, उसके बाद वेस्ट बचा, अब इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और ये बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन क्रिएट करते हैं। और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी कि गंदगी, एनवायरमेंट की गंदगी न्यूक्लियर वेस्ट के कारण, रेडिएशन के कारण, ये एक समस्या है। टॉक्सिक जबरदस्त होता है ये। और अगर आपने प्लांट या एनिमल लाइफ देखे और आपने कहीं भी इसको छोड़ दिया या कहीं भी इसका निस्तारण कर दिया, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो जो रेडिएशन एमिट होती है न्यूक्लियर वेस्ट से, वो हमारी स्किन में, अब देखिए हमारी बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन है, उन सब के अंदर ये चली जाती है, और जो अंदर के सेल हैं उनको ये डैमेज करती है। इसी के कारण कैंसर हो जाता है और जेनेटिक डिसीजेस पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराए अमेरिका ने जापान पे,
तो उसके बाद लोगों का क्या हाल हुआ, उनकी आगे की जनरेशन खराब हो गई। जो प्लांट्स हैं वो मरेंगे, राइट। जो सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं जो चलते हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सब मरेंगे और उनका रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव आइडिया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व की गई है स्टडीज में कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, तो इसका निस्तारण बहुत 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 जरूरी है सही तरीके से। चारकोल अच्छा फ्यूल है, ज्यादा अच्छा फ्यूल है वुड से। कैसे? वुड मतलब लकड़ी। अब लकड़ी को अगर एक कंट्रोल्ड ऑक्सीजन के जरिए जलाया जाए तो चारकोल बन जाता है। फिर उस चारकोल को, कोयला है बेसिकली, इसको आराम से यूज किया जा सकता है। तो चारकोल को हम बहुत अच्छा फ्यूल मानते हैं वुड के बनिस्बत, इसलिए क्योंकि ये बगैर फ्लेम के जलता है, यानी कि इसमें धुआं नहीं निकलता है, बहुत कम धुआं निकलता है और फ्लेम इसमें निकलती नहीं है। मतलब आप में इसमें आग नहीं निकलेगी, मतलब ये गर्म हो जाएगा और वहीं से हिट देगा। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी जबरदस्त है, यानी कि जो इसकी एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा अच्छी है वुड से कंपेयर करें तो। हाउ डज बायोगैस प्लांट हेल्प टू रिड्यूस दी वो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन? बायोगैस प्लांट किस तरीके से पोल्यूशन की चीज की प्रॉब्लम को रोकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी गोबर ओबर है, गंदगी है, वो सब डाल दीजिए आप बायोगैस प्लांट में, सारी गंदगी डाल दीजिए, है ना। जो भी सीवेज मटेरियल है, जो भी नालियों में फंस रहा है जाके या गंदगी पैदा कर रहा है, वो सबको डाल दीजिए वहां पर। और जो बायोगैस उससे मिलेगा वो मतलब बहुत कम स्मोक पैदा करता है। और जो रेसिड्यू उसका बचता है उसको मैन्योर कहते हैं, वो स्लरी कहते हैं बेसिकली। ये स्लरी जो है एक तरीका का मैन्योर है, जिसको आप फर्टिलाइजर के एज एन ऑल्टरनेटिव, जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद जो डालते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, उसके अलावा आप इसको डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा पानी है, उसका जो खराब होता है, कंटामिनेट होता है, खराब होता है, गंदगी होती है उसमें, उसको हम रोक सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है और फायदे क्या हैं विंड एनर्जी के? तो पहले जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं। देखिए, जो अर्थ के नीचे बहुत गर्म और पिघलते हुए रॉक्स है, तो जो हीट एनर्जी है, जो उससे हीट निकल रही है, बहुत अंदर के रीजन से जो हीट निकल रही है, उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कुल्लू मनाली जाए या कई ऐसी जगह पे है जहां पर लोग चावल डालते हैं पानी में और जब निकालते हैं तो वो उबल के आ जाता है, मतलब पूरा चावल पक गया होता है। कैसे? क्योंकि इतनी हीट है नीचे, वो पानी गर्म हो जाता है, बिल्कुल उबल रहा होता है। विंड एनर्जी के फायदे बताएंगे। पहली चीज तो ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि खत्म कभी नहीं होगा, और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद ही एनवायरमेंट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे इसके पैसे नहीं लेने वाला है। हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर गेट लिंक विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस? अब आप डैम बनाएंगे, उससे ग्रीन हाउस गैस कैसे निकल रही है, ये एक सवाल है। तब देखिए, होता यह है कि जब आप मान लीजिए जमीन है, जब आप डैम बनाएंगे तो जमीन पे पानी चढ़ जाएगा, है ना। यहाँ जो पेड़ पौधे होंगे वो एक्वाटिक तो है नहीं, यानी पानी में के अंदर तो नहीं फलते फूलते हैं, तो वो सब सड़ जाएंगे। अब सड़ जाएंगे तो इन पे एनारोबिक एक्शन होगा, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और जब एनारोबिक इस पे काम होगा तो CH4 यानी कि मीथेन वगैरह गैस निकलेगी, और मीथेन वगैरह गैस जो होती है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, यानी कि ये हमारे अर्थ के हीट को पकड़ के रखती है और ये वापस जाने नहीं देती। इससे जो एटमॉस्फेयर है, पूरा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, और जो जमीन नीचे है पानी के करीब, वो सब पानी में दब जाएंगी। हाउ डू टेक्निकल इनपुट्स इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बायोमास फ्यूल? अब बायोमास फ्यूल की अगर बात करें तो किस तरीके से जो आज के टेक्नोलॉजिकल इनपुट है वो कैसे एफिशिएंसी बढ़ाते हैं बायोमास फ्यूल के। तो जो हमारा पुराना यूज है, जो पहले के यूज है बायोमास फ्यूल्स का, वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। साथ में ये पॉल्यूटेंट भी बहुत क्रिएट करते हैं जो हमारे शरीर के लिए और बाकी फ्लोरा एंड फौना के लिए बड़े खतरनाक है। इसलिए जो आज के टेक्नोलॉजिकल इनपुट है, यानी कि जो आज का जो एडवांसमेंट है, वो जरूरी है ताकि हम एफिशिएंसी बढ़ा सके इन फ्यूल की, और इसको ज्यादा अच्छा हमारे लिए फ्रेंडली बना सके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सके। तो इस टेक्नोलॉजी से, जैसे स्मोकलेस चूल्हा है, ऐसा चूल्हा जिससे धुआं नहीं निकलता, ऐसे बायोगैस प्लांट, ये सब डिजाइन किए गए। इसी को हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट दिया गया ताकि हम बायोमास फ्यूल का अच्छे से उपयोग कर सके हमारे लिए। आपको 4 लिमिटेशन बता रहे हैं अगर हम विंड एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं लार्ज स्केल पे। तो 4 हमारे सबसे 4 ये है कि अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो ये विंड एनर्जी के इस तरीके से वो होते हैं, मतलब ये हमने इंस्ट्रूमेंट दिखाया। तो जो स्पीड है विंड की, वो हर जगह हर समय आपको नहीं अवेलेबल होती है।
यानी कि अगर आप कहें कि हवा बहुत तेज चल रही है, अब देखिए अपने घर के सामने खड़े हो जाइए, आपको कैसी हवा मिलेगी। लेकिन जब हवा सुहानी चलती है तो आप लोग सब छत पे जाके बैठ जाते हैं या बाहर खड़े हो जाते हैं, वो बहुत कम होती है। तो हर समय आपको विंड नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है कि आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, खुला एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, तभी हवा मिलेगी। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर ऊपर आपकी हवा नहीं है तो ये घूमेगा नहीं, ये जो आपको चक्र दिख रहा है ये घूमेगा नहीं। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इसका जो इंस्टॉलेशन है, इसको बनाना और इसको इंस्टॉल करना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये सारी तकलीफें हैं। क्या होता है जब वुड को बंद किया जाए, बहुत मतलब लिमिटेड सप्लाई में, कंट्रोल्ड सप्लाई ऑक्सीजन का दी जाए, पूरी तरीके से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना दी जाए लेकिन कंट्रोल दी जाए। आपको बताना है कि जो इसके बाद बचेगा इस रिएक्शन के बाद, और दो एडवांटेज भी बताने हैं कि जो रेसिड्यू बचने वाला है उस फ्यूल, जो फ्यूल बनेगा उसका वुड के ऊपर क्या क्या फायदा है। तो ये देखिए, ये जब हम इसको लिमिटेड सप्लाई में करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन के इसमें हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसको हम कहते हैं, वहीं से आपका चारकोल निकल के आता है। तो जब वुड को हम लिमिटेड सप्लाई में जलाते हैं तो इसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं ना वुड में, वो सब निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और फिर इसको कूल किया जाता है। आपको वुड का तार मिलेगा, वुड का गैस मिलेगा, तो ये दोनों चीजें भी मिल जाती हैं। तो इसके अलावा जो चीज मिलती है, जो मेन चीज है, वो चारकोल। और एडवांटेज क्या है इस चारकोल के या फिर कोयले के, वुड के अगर देखा जाए तो एक चीज तो कोयले में स्मोक ज्यादा नहीं निकलती है, और जो वुड है वो तो पूरा धुआं कर देगा। अगर आप लकड़ी जला के देखा होगा आपने, पूरा धुआं कर देता है। और इसी क्वांटिटी का अगर लकड़ी ले, उसी क्वांटिटी का चारकोल ले, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। वुड में तो आपको हीट भी मिलेगी, साथ में वो धुआं भी देगा आपको। आपको 4 गैसेस बताने हैं जो बायोगैस में होती है। दो एडवांटेज बताने हैं कि इन गैसेस को हम सॉइल फॉसिल फ्यूल के अलावा कैसे यूज कर सकते हैं या उनके ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये 4 गैसेस है। और जो एडवांटेज है, जो फायदे हैं बायोगैस के फॉसिल फ्यूल के ऊपर, पहली चीज तो बायोगैस ये बगैर स्मोक के जलती है और इसमें कोई रेसिड्यू नहीं निकलता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। जबकि आप देखिए कि अगर कोल को जलाएं तो रेसिड्यू बचेगा इसमें। बायोगैस चीपर है क्योंकि ये गंदगी से बनती है, जितने भी चीजें गंदगी है वो डाल दीजिए आप बायोगैस प्लांट में, आपको गैस मिल जाएगी। फॉसिल फ्यूल को देखें तो फॉसिल फ्यूल तो महंगा भी है और इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर इसको हम यूज करते हैं और ये खत्म हो जाएगा एक समय जाके। किस तरीके जो वेस्ट है जो निकलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो अलग है जो आपके थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। क्या होता है जब वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का निकलता है तो देखिए जो वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो जबरदस्त बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, जो बहुत जबरदस्त और बहुत खतरनाक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जबकि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर प्लांट में, वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, उसमें कोई ऐसी रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। रेडियो एक्टिविटी बहुत खतरनाक है। आपको याद होगा कि रेडियो एक्टिविटी को जिसने इजाद किया था, जिसने उसकी डिस्कवरी की थी, उनका नाम था मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी जो है वो उसी रेडियो एक्टिविटी के कारण मर गई थी, उनका देहांत उसी रेडियो एक्टिविटी के कारण हो गया था। तो जो मैनेजमेंट है इस न्यूक्लियर वेस्ट का, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकल के आता है उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट है न्यूक्लियर वेस्ट के, उनको हम एक तो बहुत स्टील के सील्ड में और लेड कंटेनर में और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के डब्बों में, इसको ग्राउंड के अंदर है ना, या फिर ऐसा कोई कोल माइन है जहां से कोल निकाल लिया गया हो, जहां पर अब कोई जाता ना हो, वहां उसको फेंक दिया जाता है या दबा दिया जाता है। और उसके बाद जो वेस्ट है वो उसको यहाँ देखिए, अभी वेस्ट मुश्किल है ना, खतरनाक है। जब तक ये खतरनाक से सुटेबल पोजीशन पे ना पहुंच जाए तब तक इसको हम लोग संभाल के रखते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं। क्योंकि अगर इसको हमने ऐसे खाली छोड़ दिया और वहां लोग पहुंच गए या लोगों को नुकसान बहुत पहुंच सकता है इससे। एक सोलर कुकर है, उसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बना, आपको फंक्शन बताना है हर एक अरेंजमेंट का। जो बॉक्स बनाया गया वो इंसुलेटिंग मटेरियल का है, जो प्लास्टिक या वुड का है। तो जो हीट लॉस हो रही है सोलर कुकर से सराउंडिंग में बाहर की तरफ, उसको रोकने के लिए किया गया है। जो अंदर के वॉल है बॉक्स के, उसको हमने पेंट कर दिया गया ब्लैक से। तो जो ब्लैक सरफेस है वो हीट रेडिएशन या सनलाइट की जो इंफ्रारेड है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इंसिडेंट एनर्जी से जो एनर्जी लेनी है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, 98% हो जाती है करीब। जो बॉक्स को उसमें हमने ट्रांसपेरेंट या फिर जो आर पार देखने वाली ग्लास शीट से कवर कर दिया। तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, जो एक तो हीट रेडिएशन आ गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट भी तो होगी, उसको रोकने के लिए, बॉक्स से बाहर निकलने वाली जो हीट रेडिएशन है उसको रोकने के लिए। फिर है जो प्लेन मिरर है,
उसको हिंज किया गया, मतलब ऐसे इस तरीके से एक प्लेन मिरर को हिंज किया गया ऐसे। तो अब क्या है कि सन रेडिएशन इस तरीके से आती है ना, तो वो टकरा के यहां आ जानी चाहिए। तो जो सोलर एनर्जी आ रही है, एक तरीके से हम क्या करते हैं कि फोकस कराते हैं, सारी एनर्जी को एक जगह फोकस कराते हैं ताकि यहाँ हीटिंग होने लगे। तो जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम ये चीज लगाते हैं। आपको बताना है कैसे हाइड्रो एनर्जी इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दो लिमिटेशन भी बतानी है आपको हाइड्रो एनर्जी की। तो जो हाइड्रो एनर्जी यानी पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एक तो हाई राइज डैम है, ये डैम है, हाई राइज डैम बना सकते हैं आप, राइट। पानी को रोक देगा ये एक हाइट पे, और जो ये स्टोर्ड वाटर है इसमें mgh मतलब एनर्जी आ जाएगी। अब जो इस हाइट से काफी अच्छी हाइट पे इसको रखा जाता है, इसको अब बहने दिया जाता है नीचे की तरफ। यहां पर ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के, ये पानी बहुत वेग से आता है, बहुत स्पीड से आता है, तो इसको घुमाता है। अब ये घूमता कहाँ जाके, ये घूमता जाके आपके यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, और घूमता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब mgh जो है, पोटेंशियल एनर्जी, जब तक नीचे यहाँ पानी आता है पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इससे जो आर्मेचर कॉइल है, जो रोटेशन है इस टरबाइन का, वो आर्मेचर कॉइल को घुमाता है मैग्नेटिक फील्ड में, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रो एनर्जी की लिमिटेशन क्या है? देखिए, सारे के सारे पानी जहां पर बह रहा है, रिवर जहां बह रहा है, वहां पर हर जगह आप डैम नहीं बना सकते। दूसरा जो है कि डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो वहां का जो लोकल इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा टेहरी डैम बनाने के लिए कितने साल लगे, कितने लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।